आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक तो मैं अब थोड़े लॉन्ग लेक्चर्स करूंगा, है ना, लंबे लेक्चर्स करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे लेक्चर्स चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दो। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो जितनी नॉलेज है मैं एक टॉपिक में भरने की कोशिश करूंगा, सारा कंटेक्स्ट आपको दे दूंगा ताकि एक पूरी क्लैरिटी मिल जाए, जो कि बहुत बच्चों की डिमांड भी थी। और हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव है, तो आप करंट अफेयर्स, एडिटोरियल्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं, अपना अकाउंट बनाकर, और कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पर मैं बड़ी मेहनत की है, पूरी टीम बैठी हुई है, यूपीएससी ओरिएंटेड, बहुत ही मजा आएगा। तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये डिमांड उठी है कि हमको भारत के साथ जाना है। ये डिमांड उठती रहती है। जो अमजद मिर्ज़ा यहाँ के पॉलिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के द्वारा ये बोला जाता है कि हमको भाई हमारे जो अत्याचार हो रहे हैं पाकिस्तान सरकार की तरफ से वो हटाइए, उसको कम करिए। लेकिन दोस्तों, कल हमको पोस्टर्स देखने को मिले, ठीक है ना, हमको पोस्टर्स देखने को मिले और ये आवाज़ें भी आई कि हम भारत के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट इशू क्या है? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द प्रेजेंट इशू? तो प्रेजेंट इशू यही है, प्रेजेंट अफेयर मतलब जो प्रेजेंट न्यूज़ है। देखिए, पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके में दो चीजें हैं। यहां पे भयानक टैक्सेस लगाए गए, महंगाई, इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए। पिछले साल प्रोटेस्ट हुए यहां पे। अब इसके बाद सरकार ने बोला कि चलो एक बार काम करते, बैठते हैं। दिसंबर में एक एग्रीमेंट साइन किया। अब जब ये एग्रीमेंट साइन किया तो सब रफा दफा हो गया, बोला कि आप चिंता ना करो, आपकी मांगे मानी जाएगी। बट अभी कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर से प्रोटेस्ट हुए। 10 मई को बोला कि हम एक लॉन्ग मार्च निकालेंगे जो कि मुजफ्फराबाद तक जाएंगे। अभी मैं आपको हिस्ट्री सब बताऊंगा, टेंशन ना लें। तो अब लॉन्ग मार्च हम निकालेंगे, मुजफ्फराबाद तक जाएंगे। अब जैसे ही ये पाकिस्तानी सरकार को पता चला, पाकिस्तान सरकार ने मिलिट्री भेज दी, फ्रंटियर कॉर्प्स भेज दिए, स्पेशल मतलब जो उनकी फोर्सेज है वो भेज दी। अब इसके बाद जो मेरे पास वीडियोस आए, मैंने कल भी लगाए थे, वो बड़े दर्दनाक थे, बड़े दिल दहला देने वाले थे। मुझे नहीं पता कितनों की मौत हुई है, बट मैंने वीडियोस में देखा कि दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई नीचे गिर रहा है पहाड़ों से, किसी के ऊपर बर्बरता हो रही है। धारा 144 तुरंत लगा दी गई और प्रोटेस्ट को ब्रूटली क्रश किया गया। लेकिन इसकी आवाज़ें उठ रही हैं। शहबाज शरीफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के मर्जर, मतलब भारत से मर्जर किस लिए जो आवाज़ें उठ रही चिंताजनक है ना। ये बोला है शहबाज शरीफ ने, इनडायरेक्टली बोला हो लेकिन बोला है। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये रुकेगा, ये ऐसे ही कि ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अभी तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के आर्थिक हालात बहुत ही ज़्यादा खस्ता है, बुरे हालात है पाकिस्तान के। और जब भी किसी देश के बुरे हालात होते हैं, इतिहास रहा है, वो देश पब्लिक के लिए नहीं सोचता, मैक्सिमम देश पब्लिक के खिलाफ चले जाते हैं। हमको तो पैसा चाहिए, ये बड़े लोगों के, इनके पास तो पैसा होता ही है, तो हमको तो पैसा चाहिए, हम तो तुम्ही से पैसा लेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ। तो अब क्या हुआ, इसी से क्रांति बनती है, इसी से क्रांति होती है। तो लोग फिर सड़क पे आ गए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि रातों रात जो है वो भारत के साथ आ जाएगा पाकिस्तान, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के साथ मर्ज होगा। होने को तो कुछ भी हो सकता है, अभी कहो इसी महीने ही कुछ हो जाए, लेकिन देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। और इमरान खान भी ये कह रहे हैं, इमरान खान जेल के अंदर से बहुत सारे बयानबाजी करते रहते हैं। देखो, जब इमरान खान थे तब तो बढ़िया था, तब तो उनकी सरकार सही, ठीक है, ट्यूनिंग बढ़िया थी। लेकिन अब इमरान खान है नहीं, वो जेल में अंदर है। अब वो बार बार ये बोलते हैं कि देश टूटेगा, खुद बोल रहे हैं, वो सरकार के अंदर रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। और पाकिस्तान, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग क्राइसिस, नॉट क्राइसिस, इट्स अ वेरी बिग क्राइसिस। आप समझ सकते हो, एक फेल्ड स्टेट की तरह पाकिस्तान जो है उभरा है। तो अब थोड़ा सा इतिहास देखते हैं हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। लेट्स वॉच द हिस्ट्री। यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब क्या है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के रीजन को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। राज तरंगिनी आपने पढ़ी है ना। तो अब देखिए कि कल्हान ने बहुत ही शानदार किताब लिखी कश्मीर पे। कश्मीर जो है वो लैंड ऑफ द नॉलेज बोला जाता था। शंकराचार्य से लेकर बड़े बड़े संत, ऋषि कश्यप का देश, ऋषि कश्यप की जमीर कश्मीर। तो वहां, यहां पे जो है वो बहुत गजब का नॉलेज सेंटर हुआ करता था। उसके बाद फिर मुगल्स आए, इस्लामिक रूल आया, तो यहां पे फिर ऑक्यूपाई करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है पीओके की, देखिए ये भारत का ही हिस्सा था। खैर उस समय तो बाद में सिर्फ ब्रिटिश के अंडर आ गया, तो ब्रिटिश का ही हिस्सा था।
मैं पूरी हिस्ट्री पूरा जो शुरुआत से 2000 सालों की हिस्ट्री है वो भी मैं सोच रहा हूं कवर करूं। तो अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर को जल्दी जल्दी भागना था। भारत दो पार्ट में था, एक तो ब्रिटिश की प्रोविंसेस जो कि 11 थी वो ऑटोमेटिकली भारत के पास आ गई, और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट जो कि 565 थी। अब प्रिंसली स्टेट्स जो थी उसमें 4 जगह मेनली प्रॉब्लम थी। हैदराबाद में प्रॉब्लम हुई तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया। हैदराबाद जितनी भी प्रॉब्लम थी सब पाकिस्तान से रिलेटेड थी, तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, 5 दिन के अंदर हैदराबाद हमारे पास आ गया। त्रावणकोर के राजा के ऊपर बम फेंक दिया तो त्रावणकोर ने बोला कि हाँ चलो ठीक है हम भारत से मिल जाते हैं। जूनागढ़ में रेफरेंडम करवा लिया, रातों रात महावत खान भाग गए, तो 99% वो भारत के साथ। कश्मीर की प्रॉब्लम बड़ी अलग थी। कश्मीर जो है वो भारत को हर हाल में चाहिए था, भारत का मुकुट है। अब राजा हरि सिंह, यहां पे जो डोगरा राजा थे 1846 में उन्होंने ब्रिटिश से कश्मीर खरीदा था, है ना, लाखों रुपए में ब्रिटिश ने दे दिया। तो बहुत समय से यहां पे डोगराओं का राज चल रहा था। राजा हरि सिंह जो थे, अब देखिए राजा हरि सिंह का रूल बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। राजा हरि सिंह का रूल जो है वो ठीक ठाक, लोग प्रोटेस्ट करते थे। मैंने क्या बताया कि अगर आप लोगों को खुश रखेंगे मजा आ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि यहां पे प्रॉब्लम शुरू हुई जब ब्रिटिश चले गए। ब्रिटिश अपना पल्ला झाड़ के चले गए और बोला कि भाई देखो तुम देखो, अब उनका पाकिस्तान एक नया नया देश बना था, उनका भरोसा पाकिस्तान पे ज्यादा था। अब पाकिस्तान को भी ये पता था कि कुछ भी हो जाए कश्मीर हाथ से नहीं जाने देना है। बलूचिस्तान का भी ये था, वो मैं एक और दूसरे वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो अब हुआ क्या कि भारत और पाकिस्तान, 3 ऑप्शन थे, या तो भारत के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ जाओ, या फिर आजाद रहो। तो राजा हरि सिंह ने बोला हम तो आजाद रहेंगे, लेकिन 90% तो पॉपुलेशन वहां पे मुस्लिम्स थी, और राजा सिंह हरि सिंह जो है वो हिंदू राजा थे। क्या करें क्या करें। भारत जो है उस समय मिलिट्री एक्शन ले सकता था, लेकिन भारत ने नहीं लिया। भारत ने सम्मान किया। कभी कभी लोग शराफत का गलत फायदा, अक्सर लोग शराफत का गलत फायदा उठाते हैं, है ना। तो भारत ने बोला अच्छा एक काम करिए, आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन नहीं साइन करना, सोच लीजिए, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है ना। पाकिस्तान की जो सरकार थी, मोहम्मद अली जिन्ना जो हो गए एकदम इम्पेशेंट, बोला कि नहीं नहीं कश्मीर तो चाहिए। तो 3 अक्टूबर कबाइलियों को, सबको, जितने भी अफगानिस्तान और इधर जितने भी लोग हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के मिलिट्री के भी लोग, इनको तैयार किया गया और यहाँ पे भेज दिया, खुला छोड़ दिया कि जाके लूट लो। बारामुल्ला तक, जो कि 32 किलोमीटर है श्रीनगर से, वहाँ तक इनकी आर्मी पहुँच गई थी। अब जब राजा हरि सिंह को पता चला, उस समय देखिए कश्मीरीज आर वेरी स्मार्ट। भारत में कश्मीरीज दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, बहुत। मैं तो खुद कश्मीर गया हूँ दोस्तों, बहुत स्मार्ट लोग हैं वो लोग, ठीक है ना। उस समय कश्मीरियों ने खुद फौज बनाई थी एक, इनसे लड़ने के लिए। भयानक लूट खसोट पाकिस्तान ने चालू की। अभी आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, लेकिन ये थोड़ा पहले रुक गए, कि श्रीनगर से थोड़ा पहले रुक गए, और वहां पे इन्होंने 3 दिन तक मतलब एकदम समझ लिया कत्लेआम मचा दिया। राजा हरि सिंह को टाइम मिल गया। राजा हरि सिंह को पता था कि मेरे पास फौज नहीं है। तुरंत यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन सेक्रेटरी आते हैं। वीपी मेनन से बोलते हैं कि ठीक है हम आपके साथ मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करेंगे। 26 अक्टूबर को ये होता है। तो राजा हरि सिंह अगर एक दिन लेट हो गया होता ना, तो श्रीनगर एयरपोर्ट चला जाता भारत के हाथ से, और अगर ऐसा होता तो आज शायद ये पूरा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास होता, कश्मीर का। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन हुआ, भारत ने अपनी फौजें भेज दी। मेजर सोमनाथ शर्मा, फर्स्ट वन टू रिसीव दी परमवीर चक्र, बहुत बहादुरी से लड़े। उस समय बहुत मुश्किल था दोस्तों। मैंने क्या बताया कि इंडियन आर्मी औकात नहीं है किसी की, कि इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे डेमोक्रेटिक आर्मी है इंडियन आर्मी। आपको पता है, अमेरिका और इंडिया की आर्मी, ये दोनों आर्मी जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। उस समय तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। 1962 का वॉर, मैंने एक बहुत ही शानदार किताब पढ़ी थी, द वॉर दैट वाज़न्ट, बहुत ही जबरदस्त किताब है, आप वो पढ़िएगा। उसमें हम क्यों हारे वॉर, हम कैसे जीत सकते थे, मैंने कई बार आपको बताया है। खैर छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो कश्मीर है वो पाकिस्तान के पास जाने लगा। अब उसके बाद हमारी फौजें आई। अब हमारी फौजों ने जनवरी 1948 तक बड़ी बहादुरी से लड़ाई की, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्होंने पीछे ढकेलना शुरू किया। अच्छा, इधर कराची एग्रीमेंट कर लिया गया। कराची एग्रीमेंट जो है वो आनन फानन में एक फेक एग्रीमेंट बनाया। सरदार इब्राहिम खान को बुलाया, मोहम्मद अली जिन्ना, बोला कि साइन करो। बाद में सरदार खान ने बोला कि भैया ये साइन जाली है, फर्जी है। इधर जब यहां पूरी फौजें, तो जवाहरलाल नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशंस। वो सही फैसला भी था और गलत भी था। देखिए इसमें क्या है ना कि हमारी आर्मी काफी समय तक लड़ रही थी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती। हमने किसी की कैंप नहीं चूज की, क्योंकि उस समय हम जस्ट एक आर्मी बने थे, आप समझ रहे हो। तो हमारे पास बेसिक रिसोर्सेज की कमी थी। पाकिस्तान को सपोर्ट था,
सपोर्ट था, उसने तो पहले ही घोषित कर लिया था हम इस्लामिक नेशन से। तो बाकी एलिमेंट्स का पाकिस्तान को अच्छा खासा सपोर्ट था। ब्रिटिश ने भी, विंस्टन चर्चिल ने भी बोला था भारत कोलैप्स हो जाएगा, पाकिस्तान बचेगा। पाकिस्तान जो है वो एक, उनको लगा कि स्टेबल कंट्री, लेकिन ऐसा बाद में तो साबित हुआ नहीं, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल रहा, आज भी है। तो अब क्या हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पाकिस्तान में हुई। बाद में कराची एग्रीमेंट हुआ और उसको दिखाया कि देखिए हमने तो एग्रीमेंट यहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं उन्होंने साइन किया है, सरदार खान ने साइन किया है, तो आप देख ही सकते हैं कि ये एग्रीमेंट है। तो ये सारी बातें हुई। अब देखिए 1948 में जब जवाहरलाल नेहरू और बाकी पाकिस्तान भी यूनाइटेड नेशन पहुंचा, तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि ठीक है हम तुम्हारी बात समझते हैं, तो रेजोल्यूशन बनाया। उस रेजोल्यूशन 47 में 3 शर्तें रखी गई। अब आपको बता दूं कि उस समय भी भारत का ही फेवर किया गया, एरिया तो भारत का ही था ना। ये वाली जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये यहां तक जो है भारतीय फौजें पहुंच गई थी, ठीक है। अब ये वाला एरिया है आजाद कश्मीर, ये वाला एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान, है ना। आजाद कश्मीर से ही मुजफ्फराबाद कैपिटल है पीओके की, यहां से ही इनकी सरकार जो है वो गवर्न होती है। श्रीनगर से सीधा 2-2.5 घंटे का रास्ता है। गिलगिट बाल्टिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, सबसे बड़े ग्लेशियर्स यहां पे, हाईएस्ट पीक्स यहां पे है, और स्ट्रैटेजिकली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या हुआ कि 3 शर्तें रखी गई यहां पे। पहली शर्त यह थी कि सबसे पहले भारत अपनी फौजें पाकिस्तान अपनी फौजें हटाए। स्टेप 1 ये था कि सबसे पहले यहां पे जो पाकिस्तान ने अपनी फौजें जमा करके रखी है ना, क्योंकि रेफरेंडम की बात हो रही थी, पहले वो हटाए। तो पहली बात तो पाकिस्तान को यहां से अपनी फौज हटानी होगी, जो उसकी उसने आज तक नहीं किया। और फिर भारत के ऊपर आरोप लगता रहता है, पाकिस्तान आरोप लगाता है कि आप रेफरेंडम नहीं होने दे रहे हो। भाई एक बात बताओ, वही रेफरेंडम तो पढ़ लो, उसमें लिखा क्या है। वो पहला स्टेप ही है कि तुमको अपनी सेना हटानी, जो कि आज तक तुमने नहीं हटाई। दूसरा ध्यान से, दूसरा यह था कि भारत अपनी सेना हटाएगा, लेकिन लिमिटेड सेना यहां पे रखेगा, पाकिस्तान पूरी सेना हटा लेगा। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के हिसाब से कि पीओके की जो जड़ है, मुख्य वजह पाकिस्तान है, साफ साफ, क्योंकि भारत फिर भी अपनी थोड़ी बहुत सेना रखेगा ताकि राइट्स को कंट्रोल किया जा सके, हो सकता है प्रोटेस्ट हो जाए। तीसरे स्टेप में पब्लिक से पूछा जाएगा जब ये मामला सुलझ जाएगा। ये कभी होना ही नहीं, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट 1972 में साफ साफ बोल दिया गया कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। कराची एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, ये सारे एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुए, है ना। तो ये सारी चीजें हुई। अब क्या हुआ, वो मामला अभी तक पड़ा हुआ है। अब यहां पे पाकिस्तान ने अपनी पपेट गवर्नमेंट बैठाई हुई है आजाद कश्मीर में, ठीक है। और गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रॉब्लम क्या क्या हुई है, देखिए। ये पूरा का पूरा एरिया जो कश्मीर है, इसमें भारत के पास 60% एरिया है, समझ रहे हो। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, 30% एरिया जो है ये पाकिस्तान के पास है, और 10% शसगाम वैली ये भी ये गिफ्ट में दे दिया था चाइना को। तो ये पूरा 40% एरिया जो है इस समय पाकिस्तान गवर्न करता है, ओके। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि देखिए, पाकिस्तान में चाइना का भर भर के इन्वेस्टमेंट है। आपको क्या लगता है कि उसने चाइना को ये वाला एरिया गिफ्ट किया है, तो क्या ये वाला एरिया पे चाइना रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन तक चाइना करता आ रहा है। और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है यहाँ के लोगों के लिए। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि हम यहाँ, हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं है, ना साक्षरता है ना कुछ है। एक रिपोर्ट, इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें जहाँ जम्मू कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ पे यहाँ खाली 4 हैं। जहाँ पे ढेरों एयरपोर्ट्स आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, 4 यहाँ पे 1 है। जहां पे जम्मू कश्मीर में 2800 के करीब हॉस्पिटल से, यहां पे 35 है। जो आम इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी $1200 के करीब है, यहां पे कुछ नहीं है, आधी है, 500 के करीब है। लिटरेसी रेट जहां पे जम्मू कश्मीर में अच्छा खासा, यहां पे कुछ है ही नहीं। तो डेवलपमेंट जो है यहां पे बहुत ज्यादा हुआ है, ओके। अब देखो 1947 से लेकर 2019 तक क्या हुआ, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, बस आप इतना समझो, क्योंकि फिर ये लेक्चर अलग ही डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। कश्मीर, भारत के साइड में जो कश्मीर था, पहले तो यहां पे जो शेख अब्दुल्ला थे, है ना, शेख अब्दुल्ला जो थे, जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि एंटी इंडिया पक रहा है, तो उनको जाके फिर नजरबंद किया गया। 1965 के बाद जो है, पहले तो सदर रियासत, प्रधानमंत्री यहाँ पे सब होते थे, ठीक है, गवर्नर नहीं। पहले एक कश्मीर को प्रॉपर ऑटोनॉमी दी थी, भारत ने काम किया था, है ना। खाली डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स में ही हमारी चलेगी, बाकी आप ही रूल करोगे। तो बाद में 1960s के बाद ये बदला, है ना, फिर प्रॉपर यहाँ पे चुनाव होने लगे, सीएम। तो पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वही अब्दुल्ला की सरकार आई। 1987, 80s के बाद ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई।
एक्चुअली 1979 में जनरल जियाउल हक आ गया, उन्होंने सब बेड़ा गर्क कर दिया यहाँ पे, है ना। उन्होंने इस्लामाइजेशन कर दिया और बोला कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो जहाँ पे खालिस्तानी प्रॉब्लम हो गई, फिर ये कश्मीर की प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने बहुत 1987 के जो इलेक्शन थे वो टर्निंग पॉइंट थे। अब वहां पे 1987 के बाद जो जितने भी लोग थे उन्होंने एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाया और बोला कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब वो हार गया, उसको एक भी सीट नहीं मिली, कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। अब यहां पे बोला गया कि ये गलत तरीके से चुनाव हुआ। अच्छा, उस समय भारत अनस्टेबल हो गया था। क्यों अनस्टेबल हो गया था? पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गया था क्योंकि 1989 में सरकार चली गई थी कांग्रेस की सरकार गई, राजीव गांधी गए, वीपी सिंह आ गए, तो कोलिशन गवर्नमेंट आई। उसी दौरान कश्मीर में भयानक हिंसा होने लगी, तगड़ी। अब कश्मीरी पंडितों का भागना और बहुत दिक्कत हुई। 1989 से लेकर 1991 तक ये 2 साल ऐसे थे भारत के कश्मीर के ब्लैक ईयर्स। लेकिन फिर आर्मी गई, अब आर्मी ने फिर कंट्रोल लिया। अब जितने भी आतंकवादी हैं उनको पकड़ा, आधे से ज्यादा भाग गए यहां पे। अब देखिए, ये जो आपको आजाद कश्मीर दिख रहा है, ये एक आतंकवादी सेंटर बना दिया है। यहां पे मुजफ्फराबाद में बाकायदा ट्रेनिंग कैंप से चलते हैं, बॉर्डर एरिया है तो बॉर्डर से घुसाने में इनको ज्यादा आसानी होती है ना। अब 2000 से लेकर 2019 तक चीजें वैसी ही रही, इलेक्शन हुए नहीं हुए, आतंकवाद हुआ, बुरहान वानी का केस, बहुत कुछ हुआ। बट 2019 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। 370 ही हटा दिया गया, 370 और 35 को हटा दिया गया, ठीक है, जो कि बहुत पहले हटा देना चाहिए था। हटा दिया, लगा दिया लॉकडाउन। उसके बाद धीमे धीमे अब लॉकडाउन खोला गया। 2 साल तक बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई। इसी दौरान पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया कि ऐसे कैसे आप यहां पे 370 हटा सकते हो। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स जो है वो चला रखी थी। जैसे ही यहां पे 370 हटाया गया, वो और ज्यादा प्रॉब्लम एनहांस हो गई। पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए, आर्मी ने भगा भगा के मारा। अब क्या हुआ? पहले बहुत हो हल्ला हुआ, देशों ने हो हल्ला किया, लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ? अमेरिका, यूएई, रशिया, दुनिया भर के लोग डेलीगेशंस लेके आ गए यहां पे। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया यहां पे। और अभी कश्मीर जो है, पूरी कश्मीर रेलवे लाइन से कनेक्ट हो पाएगी, पीओके में कुछ है ही नहीं। तो कश्मीर डेवलप करने लगा। डेवलप पहले भी था, अब और ज्यादा एक और फेज जो है वो डेवलपमेंट का शुरू हो गया। उसमें भी वाद विवाद होते रहते हैं, बाद में बताएंगे उसको, ठीक है। अभी प्रेजेंट स्थिति में कश्मीर में लोग पैसे कमा रहे हैं अच्छा खासा। एक तो टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कश्मीर की बहुत ही बढ़िया चल रही है। गुरेज वैली जाओ यार, अब तो मौका है ना। सर्दियों में तो मैं गया था तो जा नहीं पाया था, बर्फ बहुत गिरती है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, पिछले साल भारत और इजराइल ने ये बॉर्डर पे ही एग्रीकल्चर साइन किया। एग्रीकल्चर की भारत इजराइल की टॉप टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज होगी, कश्मीरी किसानों को फायदा। दिक्कतें चल रही हैं अभी, रोजगार को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, जॉब्स को लेकर दिक्कतें चल रही हैं, बट वो मेरे ख्याल में धीमे धीमे सॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ पे इलेक्शन कराने चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि तुरंत आप इलेक्शन करवाइए जब 370 को चुनौती दी गई थी। तो इलेक्शन जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी जल्दी मामला सॉर्ट हो जाएगा, और उसके बाद इसको फिर एक फुल स्टेट हुड आप दे दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो अब एक तरीके से कश्मीर डेवलप हो रहा है। पीओके का क्या? अब डेवलपमेंट तो छोड़िए, यहां के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी जीने में बड़ी दिक्कत होती है। कुछ प्रॉब्लम होगी, पाकिस्तानी आर्मी है, सरकार तो खाली नाम मात्र की है। भारत ने क्या किया है? पीओके को आश्वासन दिया है, कोई बात नहीं, तुमको बेवकूफ बनाया जाता है, हमने तुम्हारी 24 सीटें जो हैं ऑलरेडी रिजर्व करके रखी हुई हैं, और 5 सीटें पार्लियामेंट भी है, तो तुम चिंता ना करो, तुम जिस दिन हमारे साथ आओगे तो ये सीटें तुम्हारी ही है, तुम आओगे। तो अब एक बात बताइए, एक देश भले ही कश्मीर पाकिस्तान कह रहा है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, लेकिन एक देश जो ये कह रहा है कि आपके लिए हमारे साथ ऑलरेडी पार्लियामेंट में सीटें हैं, और जिसने ये साबित कर दिया है कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लोग जाहिर सी बात है उसकी तरफ जाएंगे। यही हो रहा है, इसीलिए पीओके जो है उसका जो झुकाव है वो भारत की तरफ आ रहा है। तो कभी भी प्रोटेस्ट होते हैं तो उनके एक्टिविस्ट और जो उनके लीडर्स है वो तो कहेंगे कि हमको भारत की तरफ जाना है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली जब आप भारत से मर्ज होगे तो सीएम तो कोई ना कोई होगा ही ना यहाँ का। अब सेकेंड पॉइंट पे, ये तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, अब बात करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको पूरा इतिहास जानना है 2000 साल का, तो मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं यहां पे कि भारत पीओके को वापस कैसे ले सकता है। देखिए इसके 3-4 रास्ते हैं, सबसे पहले तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला रास्ता है प्रॉपर इन्वेजन, कि भारत जो है वो मिलिट्री भेज दे।
देखिए भारत मिलिट्री भेज दे ये अच्छा है, लेकिन ये भारत के लिए नुकसान हो जाएगा। कैसे? पहली बात तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेड करोगे तो भारत के उसूलों के खिलाफ है ये, है ना। 1971 में भी जब हमने पाकिस्तान पे हमला किया था तो पहले पाकिस्तान ने हमारी एयरफील्ड्स पे हमला किया था, तो या तो पाकिस्तान कुछ ऐसी हरकत करते कि हम पे हमला कर दे, तब अलग बात है ना। अब यहां अगर इन्वेजन करते हो तो हो सकता है हमको सैंक्शंस झेलने को पड़े, हो सकता है यूनाइटेड नेशंस जो है वो हमारे खिलाफ हो जाए। भाई क्रीमिया पे रशिया ने क्रीमिया को इन्वेड किया, अब अगर मान लो कि इन्वेड करे भारत और रेफरेंडम करवा दे, मैं लिख के देता हूं दोस्तों, आप पीओके छोड़िए, पूरे पाकिस्तान में अगर रेफरेंडम हो जाए ना तो आधे से ज्यादा लोग 60 to 70% लोग बोल देंगे हमको भारत के साथ जाना है। पीओके में तो 90% बोल देंगे कि हमको भैया कश्मीर में विलय करा दो, हम तो वापस भारत के साथ जाना चाहते हैं। ऐसा हो रहा है क्योंकि हालात बहुत खराब है। अभी 2-3-4 साल पहले तक स्थिति अलग थी, लोग हो सकता है शायद लोगों का रेजिस्टेंस भारत को झेलना पड़ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि यही सेम क्रीमिया ने रशिया ने क्रीमिया में यही किया था 2014 में, लेकिन आज भी यूनाइटेड नेशन उसको एक इन्वेजन ही मानता है, क्योंकि उनके चार्टर के हिसाब से आप जबरदस्ती इन्वेड नहीं कर सकते। एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर बैठे, उसके देखरेख में अगर आप ये काम कर रहे हो तो ठीक है, बट यहां तो आप एक तरफा एक्शन ले रहे हो, यूनिलेटरल एक्शन जो है ये प्रॉब्लम कर देगा। दूसरा पॉइंट है कि इन्वेजन में चाइना चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि चाइना का सीपैक यहां से जाता है। हम सेंट्रल एशियन कंट्री से $2 बिलियन तक का ट्रेड करते हैं, चाइना $100 बिलियन का ट्रेड करता है, क्योंकि रास्ता यहां से जा रहा है। आप समझ सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना के इन्वेस्टमेंट है। चाइना और पाकिस्तान पीओके में चाइना का डायरेक्ट हाथ है, क्योंकि चाइना को अच्छा खासा पार्ट दे रखा है पीओके का, वहां से रोड बना रहा है शसगाम से, ताकि कासगढ़ रीजन तक वो रोड जाए, एनर्जी फुलफिलमेंट हो सके चाइना का। तो हमको ये समझना पड़ेगा, तो जो चीन है ना, जो चाइना है ना, वो पाकिस्तान के हर हाल में मदद करेगा और भारत को नुकसान है। भारत को 2 फ्रंट वॉर झेलना पड़ सकता है, इसमें भारत को तगड़ा नुकसान हो सकता है। इन्वेजन में भारत को हो सकता है पीओके हमारे पास आ जाए, बट एक तो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा हमारे पर, क्योंकि हमने किसी का कैंप ज्वाइन नहीं किया है, हमने ना अमेरिका के साथ है ना रशिया के साथ है। और उसके बाद फिर हमको वॉर जब होगा ना तो इसमें पैसे भी अच्छे खासे खर्च होते हैं, कैजुअलिटीज में दिक्कत है। तो ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है कि डायरेक्ट इन्वेड कर दे। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहां पे आपको एग्रीमेंट कर लो। देखिए एग्रीमेंट मतलब जैसे अब ये हो सकता है कि पाकिस्तान से आप ये वाला रीजन खरीद लो, जैसे रशिया ने अलास्का का खरीदा था, मतलब अमेरिका ने रशिया से अलास्का का खरीदा था, बट वो भी बहुत, क्योंकि देखिए अगर आपने ये रीजन पैसे दे के खरीदा, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, हो सकता है किस तरीके का एग्रीमेंट कर ले, तो फिर फायदा क्या हुआ? ये जब आपका ही है तो फिर आप क्यों इसको खरीद रहे हो? तो ये तो बेकारी है भाई। जब आपका है तो कोई चीज खरीदोगे क्यों? इससे तो ये साबित हो जाएगा ना कि ये तो फिर पाकिस्तान का था। तो ये भी बहुत अच्छा। तीसरा ये हो सकता है कि भारत जो है वो सपोर्ट ले, है ना। अब ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है सपोर्ट, यानी कि पूरी दुनिया का सपोर्ट। जैसे भारत जो है वो यूनाइटेड नेशंस में जाए, इसको बार बार इस चीज को मुद्दा बनाए, पूरी दुनिया से पीओके की बात करे, जैसे पाकिस्तान कश्मीर की बात करता है, यहां पे पीओके की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात, जैसे जब ऑटो वॉन बिस्मार्क ने पूरे जर्मनी को यूनाइट किया तो उन्होंने बहुत बढ़िया आयरन और ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फ्रांस को वादा किया कि ये काम करो, अभी ये एरिया जो है ना ऑस्ट्रिया का, ये हम अपने कब्जे में ले लेते हैं, इसका कुछ पार्ट तुमको दे देंगे, ठीक है। फ्रांस ने बोला हम तुम्हारा साथ दे देंगे। अब जब ये हुआ तो फ्रांस को एक ढेला नहीं दिया बाद में। हालांकि भारत ये ऐसा ना करे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा कई बार होता है कि आप जब, जैसे हिटलर ने किया, हिटलर ने सोवियत से यही तो बोला था शुरुआत में, तो स्टालिन हिटलर के साथ था कि काम करते हैं कि जब हम एरिया बहुत सारा जीतेंगे तो तुमको भी तुम्हारा एरिया दे देंगे। खुश हो गया वो। तो ऐसे हम कर सकते हैं कुछ एग्रीमेंट। हालांकि अब एरिया देने वाला तो एग्रीमेंट भाई पीओके तो हमारे ही है, लेकिन यहां पे आप समझिए एक चीज कि एक प्लान हम बना सकते हैं, इसके जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर पीओके हमारे पास होगा तो स्ट्रैटेजिकली हम बहुत ऊपर हो जाएंगे। पहली बात तो चाइना से डायरेक्ट रिलेशन खत्म हो जाएगा, चाइना से जो सीपैक जाता है वो खत्म, क्योंकि फिर बॉर्डर ही नहीं रहेगा चाइना के साथ। दूसरा, हमको सेंट्रल इंडिया का एक्सेस मिल जाएगा, सीधा सेंट्रल इंडिया का एक्सेस मिल जाएगा यार। सॉरी, सेंट्रल एशिया का। अगर हम सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया तो खजाना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, ये सब तो खजाना है। तो अगर हम इन सबसे डायरेक्ट जो है वो ट्रेड कर पाए तो बहुत बढ़िया। एक रेलवे लाइन बना दो, एक ट्रेड, तो इससे उनका भी फायदा होगा। हम यूरोप तक जा सकते हैं, तो यूरोप तक का भी गेटवे हम यहां से पीओके से हमको खुल जाएगा। पूरा यूरोप तक आप रेलवे लाइन दौड़ा दो। आईएनएसटीसी हमने बनाया, ठीक है, बट अभी उस पर कुछ काम, तो भारत का अभी तक कोई प्रॉपर फंक्शनल ट्रेड रूट है नहीं।
जो ज़मीन से जा रहा हो, जो इसमें काम चल रहा है, लेकिन यहां से डायरेक्ट हो सकता है वो, है कि नहीं? तो हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली, जियोपॉलिटिकली ये बहुत अच्छा, और दूसरे देशों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, उनका भी ट्रेड बचेगा। पर चाइना के लिए बड़ी मुश्किल होगी, उनको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, तो अच्छा खासा उनका टाइम खर्च होगा, है ना। चौथा जो है डेवलपमेंट, पांचवा, अब अगर आप डेवलपमेंट ले लो, जैसे आप कश्मीर का डेवलपमेंट कर रहे हो, भयानक डेवलपमेंट हो रहा है, तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे, फिर तो आपको किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे बर्लिन वॉल ढही थी, लोग अपने आप ही पीओके की ये जो एलओसी खत्म कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ा। और ये समय अच्छा समय है जब देखेंगे कि भाई उधर साइड वाले, बॉर्डर वाले, इतना उनको पैसा मिल रहा है, खूब अमीर हो रहे हैं, बढ़िया फायदा मिल रहा है, हम क्यों नहीं पीओके? तो और बहुत ही खूबसूरत है पूरा कश्मीर, तो हमको भी ये तो हो सकता है, लोग ही जो हैं, लोग इधर आने लगे भाग भाग के, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया यूनाइटेड नेशंस, यूएन में भारत को ये मुद्दा दोबारा से उठाना चाहिए, एक वाइट पेपर जो है वो इशू करे, एग्रीमेंट साइन करे, देशों को बताएं कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन मेन इसमें चाइना खड़ा हुआ है। अब देखिए, चाइना एक बहुत तगड़ी, पैसा बहुत है, तो अगर पाकिस्तान चाहे भी तो भी चाइना, इस समय चाइना का बहुत कंट्रोल है पाकिस्तान पे, तो ये रोड़ा अड़ाएगा, 110% अड़ाएगा, क्योंकि $65 बिलियन का सीपेक में चाइना का निवेश है, पूरा नहीं हुआ बट है, तो ये एक दिक्कत की बात हो सकती है। फिलहाल आज नहीं तो कल पीओके भारत को ज्वाइन करेगा ही करेगा, ये एकदम आप लिख के रखवा लीजिए, क्योंकि पहली बात तो पाकिस्तान की हैसियत अब बची नहीं है कि वो काम कर पाए। आतंकवाद है यहाँ पे, आतंकवाद तो है ही है, पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, जब तक करेगा तब तो कुछ नहीं होगा। तो आज नहीं तो कल ये होना ही है, बस आप इंतजार करिए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और क्या टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेके आऊँ, मुझे ज़रूर रिकमेंड करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।